निदेशक तत्व के बाकी भाग को आपको बता दें। और निदेशक तत्व में कल हमने आपको बताया था कि संविधान निर्माताओं के लिए एक बड़ी जद्दोजहद इस बात की थी कि हम किस रास्ते पे जाएं। और दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी फेमस कविता है कि राह कौन सी जाऊं मैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे संघर्ष आते हैं कि आखिर में क्या हम राह चुने। और दोस्तों, आपको याद दिला दें कि संविधान निर्माताओं को ये तो पता था जाना कहाँ है। सामाजिक न्याय करना था, एक नए भारत का निर्माण करना था, लेकिन रास्ता कौन सा देखा जाए उस मामले में थोड़े मतभेद थे। और लोकतंत्र का तो मतलब ही होता है मतभेद होना। अब यहाँ पे उदारवादी लोग कहा करते थे कि भाई ऐसा रास्ता चुना जाए जिसमें व्यक्ति के अधिकार को प्राथमिकता दी जाए, आजादी, स्वतंत्रता, संपत्ति। समाजवादी मानते थे समानता। और दोस्तों, समाजवादी का मतलब है कि आर्थिक समानता, समाजवादी का मतलब है सबकी बराबरी, समाजवादी का मतलब है जमीन पे सबका हिस्सा। इन स्वाभाविक रूप में इन विचारधाराओं के विरोध को दरकिनार करते हुए संविधान निर्माताओं ने हर विचारधाराओं से बेहतर चीजों का सामंजस्य कर लिया। इसे दोस्तों आप याद रखो, विचारधारा कई बार नशीले पदार्थ की तरह होती है। अगर हम किसी विचारधारा विशेष को मानते हैं तो नशीला पदार्थ का मतलब है नशीले पदार्थ खाए हुए व्यक्ति को दुनिया एक अजीब सी दिखती है। यानी विचारधारा चश्मे जैसा है दोस्तों। अगर आप नीला चश्मा पहन लोगे तो आकाश नीला दिखेगा, काला चश्मा पहन लोगे आकाश काला दिखेगा। इसीलिए कई बार होता है कि विचारधारा मानने वाला व्यक्ति धर्म की तरह धर्मांध हो जाता है। उसको लगता है कि केवल यही मात्र सच है, यही मात्र सच है। जबकि हकीकत यह है कि संविधान निर्माता हमारे बड़े होशियार थे और उन्होंने कहा कि हम हर विचारधारा से बेहतर चीजें शामिल कर लेंगे। हमारी निष्ठा किसी विचारधारा विशेष के प्रति नहीं है। और यही सबसे मध्यम मार्गी रास्ता है, सबसे व्यवहारिक रास्ता है। भाई, हम किसी विचारधारा से क्यों बंधे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने उदारवाद की कुछ बातें निदेशक तत्व में शामिल कर ली, समाजवाद कुछ बातें शामिल कर लिया और गांधीवाद की बातें शामिल कर ली। तो आप याद रखो, जहां समाजवाद की बात आएगी वहां आर्थिक समानता का मुद्दा आएगा। तो संविधान निर्माताओं ने विभिन्न विचारधाराओं को आपस में समायोजित कर दिया। जहां दोस्तों दुनिया वैचारिक रूप में लड़ रही थी, जहां दुनिया में वैचारिक रूप में यह था कि अमेरिका सोवियत संघ खिलाफ था, सोवियत संघ अमेरिका खिलाफ था, वहां भारत ने एक नया ही रास्ता दिखाया। भारत ने कहा, अरे भाई, हर विचारधारा में अच्छे तत्व हैं, हर विचारधारा में गड़बड़ तत्व है। आज भी देखो दोस्तों, बड़ी संघर्ष संग्राम चलते रहते हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा हम आर्थिक समानता को महत्व देंगे, हम बंधुत्व को भी महत्व देंगे। यानी समाजवाद का मतलब क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास दो भैंस है, एक भैंस का दूध हम रखें, दूसरे भैंस का दूध समाज में गांव में बांट दें, ये समाजवाद है। वितरण, समाजवाद का मतलब होता है वितरण, समाजवाद का मतलब होता है बंधुत्व, समाजवाद का मतलब होता है समानता। इसलिए निदेशक तत्व में कभी आप देखो तो इनकी बातें भी दिखेंगी। और उदारवाद का मतलब होता है स्वतंत्रता, उदारवाद का मतलब होता है संविधानवाद, उदारवाद का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। ये उदारवाद है। अब उदारवाद आप जानते हो दोस्तों, उदारवाद का मतलब किसी गुलाब देना उदारवादी है। इसलिए हमारे यहाँ झगड़ा चला है कि सब गेहूं और गुलाब, तो गेहूं के समर्थक समाजवादी हैं, गुलाब के समर्थक उदारवादी है। इसीलिए उदारवादी आदमी देखो, उदारवादी मतलब जो स्वतंत्रता को मानता है, संविधानवाद मानता है, संपत्ति को माने और एंटी पीस को भी देखे, यानी संपत्ति की बात करे, वो उदारवादी है। इसलिए हमारे यहाँ संविधान में हर परिप्रेक्ष्य आपको दिखेगा। और संविधान निर्माताओं ने कहा भाई बीच का रास्ता ले लेते हैं। तो जब गांधीवाद की बात करोगे तो गांधी बाबा यानी मद्यपान, तो गांधी बाबा बड़े व्यवहारिक व्यक्ति थे। और क्योंकि आजकल देखोगे दोस्तों, जब वो इंग्लैंड गए गांधी बाबा, तो उन्होंने देखा कि इंग्लैंड और अमेरिका में जो लोग शराब पीते हैं वो उच्च वर्ग के लोग हैं, धनी लोग वहां शराब पीते हैं, और हमारे यहाँ रिक्शे वाला ही शराब पी कर लुढ़क जाता है। इसे गांधी बाबा ने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो
गरीब आदमी शराब पीता है, इतनी मेहनत से दिन भर कमाई किया, रात में शराब पी के निकल लिया। इसे गांधी बाबा कहा करते शराब को बंद किया जाए, इसको भी शामिल किया गया। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। दोस्तों, गांधी बाबा का मानना था कि भारत के विकास के लिए पश्चिम के औद्योगिक मॉडल सही नहीं होंगे, क्योंकि भारत जनसंख्या वाला देश है। अरे यूरोप में इतनी जनसंख्या कहाँ है? यूरोप में सबसे बड़ा देश है जर्मनी, जनसंख्या 7 करोड़। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश को नया देश बना दिया जाए तो जरा सोच के देखिए, चौथा दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यानी जहाँ ज्यादा लोग हों, जहाँ ज्यादा हाथ हो, वहां भारी भारी मशीन के बजाय, उद्योग के बजाय लघु उद्योग, कुटीर उद्योग करोगे तो लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा। तो गांधी बाबा का तरीका अलग था। इसलिए आज भी देखो भारतीय सरकार क्या कर रही है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। इसे जहां लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गांव स्वराज, गांधी बाबा कहा करते थे गांवों में ईश्वर रहते हैं, शहरों में देवता। अब गांव में ईश्वर क्यों रहते हैं दोस्तों? गांव में चले जाओ, लोग हालचाल पूछते हैं, एक गिलास पानी पिला देंगे। शहर का आदमी देख के दरवाजा बंद कर लेगा, पहले झांके कौन है, उसके बाद दरवाजा फट से बंद कर लेगा। शहर का आदमी किसी को रास्ता भी आप पूछोगे, भैया रास्ता कहाँ जाए, उसको लगता है रास्ता बताने में पैसा मांग रहा है हमसे। इसे गांधी ऐसी शासन चाहते थे जहां गांव का प्रभाव हो। इसलिए दोस्तों, जब आप निदेशक तत्व में ये देखो कि समाजवादी तत्व कहाँ है, निदेशक तत्व में देखो पूंजीवादी उदारवादी तत्व कहाँ है, गांधीवादी तत्व कहाँ है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं, बस समझ लो कि आखिर में समाजवाद किसकी बात करता है। जहां मुफ्त में कोई चीज मिले, जहां काम का अधिकार हो, वहां समाजवाद। जहां निःशुल्क कोई चीज हो, चाहे वैधानिक अधिकार, समाजवाद, वो समाजवाद में आएगा। जहां पे निःशुल्क शिक्षा, काम का अधिकार, ये सब समाजवाद में आएगा। और जहां पे न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच अलगाव, उदारवाद में आएगा। जहां पे सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा, उदारवाद में आएगा। तो उदारवाद के एलिमेंट अलग ही होते हैं। और फिर जहां पर गांव की बात आएगी, शराबबंदी की बात आएगी, पशुओं की रक्षा की बात आएगी, गाय बछड़े पशुओं की रक्षा। क्योंकि दोस्तों, जो भारत हम आजाद हुए थे उसमें बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुधन का बड़ा महत्व होता है। इसलिए गांधी बाबा पशुधन की बात किया करते थे। ऐसा नहीं था कि केवल गाय का कोई धार्मिक कारण था, ऐसा नहीं था। गांधी बाबा इसलिए गाय को मानते थे कि उसके पीछे कोई धार्मिक कारण था, ऐसा नहीं था। उसके पीछे आर्थिक कारण था। अरे भाई, जहां देश आजाद हुआ था तो हमारे पास कौन सा उद्योग था, कौन सी मशीन थी? तो गांव वालों के लिए गाय भैंस यही सब तो उनके संपत्ति के साधन थे। गांधी बाबा बड़े व्यवहारिक थे। अरे दोस्तों, गांधी बाबा भारत को जानते थे, इसलिए पहले वो भारत आए। पूरे भारत पहले उन्होंने घूमा कि भारत है कैसा। और नेहरू को कई बार वो कहा भी करते थे कि नेहरू, यू आर स्टिल स्ट्रेंजर फॉर इंडिया। नेहरू, तुम भारत को जानते नहीं, अभी लंदन से पढ़ के आए हो। अरे भारत को देखो पहले, भारत कैसा है। गांधी बाबा तो भारत को महसूस करते थे दोस्तों। इसीलिए आज भी राहुल भैया पूरे भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं कि भारत को देखें तो। और दोस्तों याद रखो, आज भी बहुत सारे नेता गांधी की नकल करके भारत की यात्रा करते हैं। ये सवाल है, गांधी का नजरिया कहाँ से लाओगे दोस्तों? देखने और नजरिए में फर्क होता है। नजरिया गांधी का बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसलिए हमारे यहाँ निदेशक तत्व में तीनों बातें आ गई। और संविधान सभा में दोस्तों, संविधान सभा में आप जानते हो कि संविधान बनाने की तमाम समितियां बनी थी, कमेटीज बनी थी। जैसे आपने सुना होगा संघ सरकार की समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। वैसे ही एक कमेटी बनी थी, मूल अधिकारों की उप समिति। तो जो मूल अधिकारों की उप समिति बनी थी, यानी जो बात ध्यान में रखने की है कि हमारे संविधान निर्माण सभा में डीपीएसपी, निदेशक तत्व की कोई उप समिति नहीं थी। समिति थी मूल अधिकारों की, और उसके मूल अधिकारों की उप समिति के मुखिया थे जेबी कृपलानी। और आप जानते हो दोस्तों, संविधान नया नया बन रहा था, नए नए रूप में देश को आजादी मिली थी। और कृपलानी साहब ने फंडामेंटल राइट का पूरा पुलिंदा ढूंढ निकाला, भारी भरकम फंडामेंटल राइट दिया।
अब ये हुआ कि भैया इतना बड़ा अधिकार हम लोगों को देंगे कैसे। इन दोस्तों, फंडामेंटल राइट जो कि राज्य के खिलाफ आता है, वो बाध्यकारी होता है। इसे फंडामेंटल राइट में जो आप लिख देंगे वो तुरंत आपको नागरिकों को देना पड़ेगा। तो संविधान के सलाहकार BN राव ने एक उपाय निकाला। BN राव ने कहा ऐसा है कृपलानी साहब, मूल अधिकार को आपने तो ठीक है इतना सारा इकट्ठा कर लिया है, तो ऐसा करिए मूल अधिकार को 2 भाग में बांट दीजिए, एक भाग 3 में रख दीजिए, दूसरा भाग 4 में रख दीजिए। इसलिए दोस्तों हमारे संविधान निर्माता गए थे ढूंढने मूल अधिकार, निदेशक तो ढूंढने का तो मनसा था ही नहीं, गए थे ढूंढने मूल अधिकार। लेकिन मूल अधिकारों का इतना ज्यादा विस्तार हो गया, मूल अधिकारों का पुलिंदा इतना बड़ा हो गया, ये तय किया गया कि भैया मूल अधिकार को 2 भाग में बांट दो, एक होगा फंडामेंटल राइट, एक होगा निदेशक तत्व। यहीं से भाग 4 आ गया। लेकिन अब जरा दोस्तों देखें, अगर यहां से भाग 4 आ गया तो निदेशक तत्व में क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका महत्व क्या है, इस पे विवाद क्या है, यही तो पाठ हम देखेंगे। ये तो निदेशक तत्व के बारे में बेसिक जानकारी है। इसलिए कभी किसी भाग 4 के निदेशक तत्व को पढ़ो तो आराम से उसको देखो, और कैसे आराम से उसको कैसे देखो कि कौन सा एलिमेंट समाजवादी है, तो समाजवाद क्यों है, क्योंकि समाजवाद की विशेषताओं में ये आता है कि नहीं आता है। आप याद रखो दोस्तों, अगर फ्री लंगर मिल रहा है समाजवाद, जहां पे फ्री चीज मिल जाए तो आप कहोगे मोदी के द्वारा फ्री दिया गया जो योजना है सब अनाज, समाजवाद। तो हाँ, नजदीक का लो समाजवाद की तो है, जहां पे चीज फ्री मिल जाए समाजवाद, और जहां पर लग्जरी की बात हो। अब कहोगे सर मैं ब्यूटी पार्लर जाना चाहता हूँ, तो उदारवाद है समाजवाद, तो मैं कहूँगा उदारवाद है। अरे सौंदर्य की बात करना, व्यक्ति की बात करना, चेहरे को चमकाना, ये सब पूंजीवादी विचार है कि पूंजीवादी बड़ा लग्जरी पसंद होता है। इसे दोस्तों देखो पुराने जमाने की फिल्में, राज कपूर की फिल्में देखो, तो हीरो बैलगाड़ी पर बैठ के चला रहा है, कह रहा आवारा हूं, समाजवाद। इस समाजवाद में सादगी होती है, समानता होती है, इसलिए राज कपूर का हीरो बैलगाड़ी पर आता है। लेकिन पूंजीवाद में आप देखो, पूंजीवाद की फिल्में देखो, उसमें देखो हीरो हेलीकॉप्टर से आ रहा है, और उसके बाद क्या पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है। ये कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद, डॉलर। तो आप देखो दोस्तों ये जमाना बदल गया, तो संविधान निर्माताओं ने हर चीज को शामिल किया, और वो इतने होशियार थे, वो जानते थे कि समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। इसलिए हमारे मूल संविधान में समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं है, निदेशक तत्व में भी समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अरे तो समाजवाद शब्द का प्रयोग इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन से कर दिया। और दोस्तों ये है कि समाजवाद के अनेक रूप थे, हर आदमी अपने आप को समाजवादी कहता था, रसिया का अलग रूप था, इंग्लैंड का अलग रूप था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा यार इतना जब लफड़ा समाजवाद शब्द में है तो क्यों इसे विवादास्पद शब्द को रखा जाए। बड़े होशियार लोग थे, नहीं रखा। लेकिन अब देखो 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवाद शब्द लिख दिया गया, और ये आजकल विवाद का विषय इसलिए बन जाता है कि 1991 के बाद हमने अर्थव्यवस्था उदारीकरण की अपना ली, लिबरलाइजेशन की अपना ली। तो उनका भैया अब क्या मतलब है समाजवाद का, अर्थव्यवस्था बाजारवादी अपना रहे हो, क्योंकि पूंजीवाद का दूसरा नाम बाजारवाद भी है। और बाजारवाद में दोस्तों प्रतिस्पर्धा, कुशलता, कंपटीशन बाजारवाद की विशेषता है। अब जरा देखो दोस्तों कि आखिर में निदेशक तत्व में क्या क्या एलिमेंट हमें देखना है, निदेशक तत्व में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो इसमें पढ़ना यह है कि निदेशक तत्व की प्रकृति, नेचर। निदेशक तत्व की प्रकृति कैसी है। तो पहला अब देखो ये है अवादी योग्य। अब अवादी योग्य कह लो, इंग्लिश में नॉन जस्टिसेबल। और दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य, ध्यान से सुनने की बात है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, निदेशक तत्व तीनों अवादी योग्य हैं, नॉन जस्टिसेबल है। इसे कहा सकता है गैर अधिशास्तिपूर्ण। अब अवादी योग कहो या कहो गैर अधिशास्तिपूर्ण,
नॉन इन्फोर्सेबल, ये अवादयोग भी है और गैर अधिशासन, इसका दूसरा नाम है गैर अधिशासन। आपको सर इसका मतलब क्या है, अवादयोग का मतलब क्या है, बात सीधी सी है। तो ये बात अनुच्छेद 37 में लिखा गया है। अगर हम इसको परिभाषित करें, निदेशक तत्व के अनुच्छेद 37 में आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि निदेशक तत्व शासन के मूलभूत सिद्धांत है। दे आर फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शासन की मूलभूत सिद्धांत है। निदेशक तत्व क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस है। और दोस्तों, जब गवर्नेंस का मतलब होता है, इसका मतलब है सरकार विधि बनाएगी तो निदेशक तत्व को ध्यान में रखेगी, सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी तो निदेशक तत्व को ध्यान में रखेगी। अब ऐसा देखो, सरकार विधि कैसे बनाएगी, अब हम एग्जाम्पल आपको बता देंगे। 87 में हमने एक विधि का निर्माण किया जिसे कहते हैं नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। यानी सरकार राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया निदेशक तत्व को लागू करने के लिए। गवर्नेंस, इसका मतलब दोस्तों निदेशक तत्व नहीं है, ये सरकार के सामने रखे वो आदर्श है। ये निदेशक तत्व नहीं है, ये संविधान निर्माताओं के आदर्श हैं, ये राष्ट्रीय आंदोलन के, ये नेहरू के आदर्श हैं, गांधी के आदर्श हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के आदर्श हैं। इसे कहा भी जाता है हमारा संविधान दोस्तों केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, आर्टिकल नहीं है। अरे इसमें तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं के आदर्श हैं। और राष्ट्रीय नेता किसकी बात जानते थे, आम जनता की बातों से जुड़े हुए थे। इसलिए जब कहते हैं शासन के मूलभूत सिद्धांत है, इसका मतलब है नई शिक्षा नीति बनेगी तो भी हम निदेशक तत्व को ध्यान में रखेंगे। बिहार सरकार ने कहा शराब बैन करेंगे, निदेशक तत्व को ध्यान में रखा। मोदी सरकार कह रही है आयुष्मान योजना, निदेशक तत्व। शासन के मूलभूत सिद्धांत, इसका मतलब हम कोई संविधान में बदलाव करेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसका मतलब कोई नई विधि बनाएंगे तो ध्यान में रखेंगे, कोई नई पॉलिसी बनाएंगे तो भी ध्यान में रखेंगे। इसलिए शासन के मूलभूत सिद्धांत है। और दूसरी बात, इसको लागू कराने के लिए आप उच्चतम न्यायालय में नहीं जाओगे। यानी आप ये देखो दोस्तों, यही फंडामेंटल निदेशक तत्व फर्क है। निदेशक तत्व को लागू करने के, शासन के मूलभूत सिद्धांत का मतलब है कोई संविधान संशोधन होगा। और दोस्तों इसलिए तो अब देखो हमारे यहाँ तमाम संविधान संशोधन हुए निदेशक तत्व को लागू करवाने के लिए। पहला, चौथा, 25वां, 42वां, 44वां निदेशक तत्व को लागू किया जाए। शासन के मूलभूत सिद्धांत का मतलब है कोई विधि बनेगी तो इसको ध्यान में रखा जाएगा, कोई नीति बनेगी तो इसको ध्यान में रखा जाएगा, पॉलिसी बनेगी तो ध्यान में रखा जाएगा। यानी ये कुल मिलाकर क्या है, हमारे शासन करने वाले लोगों के लिए एक संदेश है दोस्तों। एक ठीक वैसा है, ये बिल्कुल एक प्रिंसिपल है कि भाई इसको देखे बिना अब आगे नहीं बढ़ना है। यानी हमारे संविधान की फिलॉसफी है, जैसे आप कमरे में किसी की तस्वीर रख लें, उसके नीचे कोई वाक्यांश हो और उससे हमेशा प्रेरणा, कोई काम करने से पहले उसको आप देखते हो, ऐसी निदेशक तत्व है। तो नीति का मतलब है कि जितनी सरकार आयुष्मान योजना से लेकर उज्ज्वला नीति सरकार सब चला रही है। मैं तो एक गांव में गया था और लोगों ने कहा कि भैया हमें सरकारी गैस सिलेंडर दे रही है, किसी ने कहा मुफ्त में चना दे रही है, कोई ने कहा भाई चना नहीं नमक भी दे रही है और नमक के साथ कुछ रिफाइन भी दे रही है। यह है निदेशक तत्व। और ये भी दोस्तों आपको याद दिला दें, अगर ये निदेशक तत्व है तो लागू कौन करेगा, राज्य। ये इसलिए अवादी योग्य है। अवादी क्यों है, क्योंकि इसे लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति, यह अनुच्छेद 37 में लिखा गया है, इसे लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय का सहारा नहीं लेगा, न्यायालय में नहीं जा सकता। इसे लागू करने के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। इसका मतलब अगला भी हो गया,
अब एक तो पहले आप अनुच्छेद 32 जैसा न्यायालय में जाने कोई अधिकार नहीं है, आर्टिकल 32 में ऐसा है। इसका मतलब है कि राज्य पे हमें निर्भर रहना पड़ेगा, हमें राज्य की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि भैया राज्य बनाए और फिर ये हम मिल जाए। अब आप देखेंगे इसका मतलब कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर इसका लागू नहीं करवा सकेगा। लागू अब न्यायालय में हम क्यों जाते हैं? राज्य के खिलाफ। यहाँ राज्य के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि राज्य को दायित्व दे दिया गया है। तो इसका मतलब मान लिया गया भैया राज्य के पास ये विवेक होगा, धीरे धीरे इनको लागू करेगा। आप कहोगे सर राज्य लागू न करे तो विधि को राज्य के ऊपर निर्भर है। और हकीकत की बात है, राज्य लागू क्यों नहीं करेगा दोस्तों? अरे राज्य के लोगों को भी चुनाव जीतना है। डॉक्टर अम्बेडकर से सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब बताओ, आप कह रहे हो राज्य लागू करेगा। अरे भैया राज्य में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग शक्ति सत्ता पा गए तो उनको आम लोगों की याद कहाँ रहेगी? कहाँ लागू करेंगे? कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? आप तो ये कह रहे हो कि मैंने किसी को चेक दे दिया और कह दिया कि बैंक की इच्छा होगी पैसा मिल जाएगा। अरे चेक बैंक की इच्छा पर थोड़ी होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा समझदारी भरा इसका जवाब दिया। और ये दोस्तों कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे राज्य लागू करेगा तो राज्य लागू कर चुका, अरे न्यायालय में हमें जाना चाहिए था। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, जितने भी लोग सुन रहे हैं बात को ध्यान सुनिए। आप में से कितने लोग जस्टिस चंद्रचूड़ के पास गए? आप लोगों में से कितने लोग आप पढ़े लिखे आर्टिकल 32 जानते भी हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो मूल अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के पास गए? और आप में से कौन ऐसा है जो राज्य की कोई सुविधा नहीं पाया? तो आप देखोगे यानी हकीकत की बात है यार, हमें तो निरीक्षक तत्व का फायदा मिला। अरे दोस्तों पैदा हुए तो राज्य ने गोदी में उठा लिया, राज्य को हॉस्पिटल में पैदा हुए, उसके बाद फिर राज्य ने दलिया खिला दिया, राज्य ने यूनिफॉर्म भी दे दिया। आजकल तो राज्य साइकिल वगैरह दे रहा है, कई जगह तो राज्य ने भैंस भी दे दिया। जयललिता पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु की थी, उन्हें लोगों को भैंस ही दे दिया और जब भैंस से दूध निकालते थे बड़ी उनकी अम्मा की याद आती थी। ये राज्य है दोस्तों। राज्य तो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ रहा है, वृद्धावस्था पेंशन तक दे रहा है। इसीलिए अगर राज्य आम जनता का ध्यान नहीं रखेगा तो चुनाव हार जाएगा। और अभी अब देखो, अभी राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया, अभी चुनाव में 2024 में चुनाव होने वाला है, सब राज्य के द्वारा दिल खोल के लोगों पर खर्च किया जा रहा है। इसलिए ये बात करनी ठीक नहीं कि न्यायालय में न पहुंचे तो मतलब नहीं है। निदेशक तत्व की सारी आलोचना इसी बात पर आधारित है। लोगों का भाई ये कौन सा है, सरकार के ऊपर छोड़ दिया। अरे हम सरकार को जाके सरकार गला दबा देंगे, लागू करो जैसा फंडामेंटल राइट के मामले में करते हैं, सरकार के खिलाफ हम तुरंत पहुंच जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है अवाद योग्य गैर अधिशासीपूर्ण, जिसको इन्फोर्सेबल न करा जा सके। और इसका ये भी मतलब हो गया, इसलिए अगर राज्य ने किसी विधि का निर्माण किया, राज्य की किसी विधि को निदेशक तत्व, राज्य की किसी विधि को निदेशक तत्व के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। राज्य की किसी विधि को निदेशक तत्व के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी आप किसी विधि को, राज्य ने कोई विधि बनाई और आप कह लो भैया इससे निदेशक तत्व का कोई प्रावधान खत्म हो रहा है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कोई प्रावधान समाप्त हो रहा है, नहीं माना जाएगा। यही अववाद योग्य है, क्योंकि इसको आप चुनौती न्यायालय में दे नहीं सकते, इसको लागू कराने के लिए न्यायालय में जा नहीं सकते। यही तो अववाद योग्य है। जब भी आप देखोगे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं लागू कराने के लिए। और अगर कोई विधि बन गई जो मूल अधिकार के खिलाफ है तो भी आप इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं कि भैया ये हमारे खिलाफ विधि कैसी बनाई, निदेशक तत्व के मामले में यह लागू नहीं होता। ये बात आर्टिकल 37 में लिखी गई है, इसलिए इसे कहा गया अवाद योग्य, इसलिए इसका नेचर अवाद योग्य है। या फिर इसको ये कहिए अवाद योग्य और गैर अधिशासपूर्ण का मतलब है इसका नेचर क्या है, नैतिक। नैतिक का मतलब दोस्तों ये हमने
शासकों की इच्छा पर छोड़ दिया है। ये हमने उनके भलमनसाहत पे छोड़ दिया है कि हमारे शासक राज्य में आएंगे, इसे लागू करेंगे। इसलिए कहा भी जाता है निदेशक तत्व राज्य के स्वरूप को बताता है। निदेशक तत्व का स्वरूप कैसा है? गैर अधिशासपूर्ण, गैर वाद योग्य। लेकिन निदेशक तत्व से और भी बात पता चलती है। निदेशक तत्व राज्य के स्वरूप को ही बताता है। अगर आगे बढ़े, ये हमें आपको समझ में आ गया होगा कि निदेशक तत्व को हम अवाद योग्य क्यों कहते हैं। क्योंकि ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी पर है कि भाई, क्योंकि जो बात न्यायालय में नहीं लागू कराई जा सकती, भाई वो तो नैतिक ही हो गई ना। और इसका आधार ये था कि दोस्तों देखो, निदेशक तत्व में जो बात लिखी गई थी कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, काम का अधिकार, ये इसलिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया क्योंकि राज्य के पास उतने पैसे नहीं थे। निदेशक तत्व को संविधान सभा में तो इस मामले में बहस हुई थी कि भैया निदेशक तत्व को 10 साल के भीतर लागू कराने की गारंटी दी जाए। तो लोगों ने कहा नहीं, 10 साल के भीतर नहीं लागू हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो, जब भारत आजाद हुआ तो केवल हमारी हिंदुस्तान में एक एम्स था, दिल्ली में। लेकिन आज की डेट में तो अब देखो हर राज्य में एक एम्स बन जा रहा है। इसीलिए जैसे जैसे अब देखो, आप कह दो कि राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर दे। अरे दोस्तों, राज्य के पास जब जब पैसा होगा तब पैसा होगा। निःशुल्क शिक्षा देने के लिए हमें स्कूल बनवाना पड़ेगा, टीचर को रखना पड़ेगा। इसके लिए राज्य के पास पैसा तो होना चाहिए। इसलिए हम ये कहें कि राज्य की मंशा में कोई खोट नहीं थी, बस राज्य के पास माली हालत थोड़ा कमजोर थी दोस्तों। जैसे बच्चों का युवावस्था में, जब बच्चे युवावस्था में होते हैं तो मंशा उनकी बड़ी होती है, इरादे बड़े बुलंद है। बस एटीएम साथ नहीं दे रहा है तो वादा कर दिया है किसी को ताजमहल दे दूंगा। अब सवाल है, एटीएम जब देखते हैं तो पता चला उससे तो गुलाब का फूल नहीं खरीदा पा जा रहा, ताजमहल कहां दे दूंगा। ये तो जोश आई है। वैसे हमारे संविधान निर्माताओं को जोश आई था, वो थोड़ा मामला था। अब दूसरी बात है, निदेशक तत्व से और क्या दिखता है? अब जरा दोस्तों देखो, निदेशक तत्व से और क्या दिखता है? इससे राज्य की प्रकृति दिखती है। तो इससे राज्य की प्रकृति कैसी है? कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट। और कभी निदेशक तत्व के आर्टिकल 38 में जाके देखो, उसमें बाकायदा लिखा गया है कि राज्य कल्याणकारी होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। यानी जब हम आर्टिकल 12 में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं, तो हम तो राज्य का मतलब समझते हैं कि संसद है, राज्य का मतलब कार्यपालिका है, राज्य का कल्याणकारी। राज्य नहीं है दोस्तों, शक्तिमान है। देखिए, एक राज्य काम होता है नियंत्रण करना, पुलिस है, सेना है। राज्य के पास पुलिस है, राज्य के पास सेना है। पुलिस और सेना से लोगों का नियंत्रण किया जाता है। लेकिन राज्य कल्याण कैसे करता है? राज्य कल्याण कैसे करता है? राज्य के द्वारा बाकायदा लोगों को शिक्षा। भाई, कल्याणकारी का मतलब क्या है? कल्याणकारी राज्य क्या है? राज्य शिक्षा देगा, राज्य स्वास्थ्य की सुविधा देगा, राज्य बेहतर प्रसूति सुविधा, यानी महिलाओं के लिए बच्चों की डिलीवरी की सुविधा देगा, श्रमिकों के कार्य करने की बेहतर सुविधाएं देगा श्रमिकों के लिए। ये सब, यही तो सब निदेशक तत्व में लिखा गया है। श्रमिकों के लिए कार्य की बेहतर सुविधा। दोस्तों, ये कल्याणकारी राज्य है, यानी ये वेलफेयर स्टेट है। ये कल्याणकारी राज्य है जो शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, जो प्रसूति सुविधा देगा। अपने आप में ये वेलफेयर स्टेट है। यानी केवल राज्य पुलिस नहीं बनाएगा, राज्य केवल सेना नहीं, पुलिस नहीं, बल्कि ये सब सारी चीजें उपलब्ध कराएगा। इसलिए इसे कल्याणकारी राज्य का नाम दिया गया। तो उन्हें आर्टिकल 38 में निदेशक तत्व की प्रकृति दिखते कल्याणकारी है, ये कल्याणकारी है। और इसके अलावा आप देखोगे निदेशक तत्व में इतना ही नहीं है, हमारे यहाँ कुछ ऐसी बातें निदेशक तत्व में लिख दी गई, कमाल का आप देखेंगे दोस्तों। निदेशक तत्व में कुछ ऐसी बातें लिखी गई कि
निदेशक तत्व कल्याणकारी तो ही है, निदेशक तत्वों में कहीं न कहीं समाजवाद के आधार दिखते हैं। अब वहां पे खास तौर पर आर्टिकल 39BC, जब आर्टिकल 39BC की बात आप करोगे तब तो देखा जाएगा निदेशक तत्व में समाजवाद के आधार भी दिखते हैं। और आपको याद होगा 39BC हमने पहले भी आपको बता रखा है, यानी 39 निदेशक तत्व में समाजवाद के आधार है। मैंने फिर शब्द का देखो दोस्तों ध्यान रखो, समाजवाद के आधार है, समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं है, समाजवाद के बीज है, समाजवाद के बीज है, या कहो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है। शब्दों पर ध्यान दो दोस्तों। जब देश आजाद हुआ था तो हर व्यक्ति को एक वोट मिल गया, हर व्यक्ति बराबर हो गया। अभी देखो आपके आधार कार्ड एक जैसे हैं, हर नागरिक के आधार कार्ड एक जैसे हैं। लेकिन निदेशक तत्व ने क्या किया, समाजवाद का आधार पैदा किया और सामाजिक आर्थिक न्याय का निर्माण किया या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र बनाया। देखो दोस्तों, एक होता है राजनीतिक लोकतंत्र, एक होता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। एक होता है राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब होता है एक व्यक्ति एक वोट, हर व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाए। अब ये बड़ा मजाक होता है, अगर हर व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाए तो एक उत्तर प्रदेश से सांसद थे पकौड़ी लाल, वो बेचारे स्कूल कभी गए नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इसे ये कह देना कि हर व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाए, ये बात नहीं बनेगी दोस्तों। हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। यानी अब कह दोगे कि भाई अरे पहले काम का अधिकार मिल जाए, पहले अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, जीवन की बेहतर सुविधा मिल जाए, तब तो बात बनेगा। इसे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, बड़ी बात है दोस्तों। केवल चुनाव करा लेना लोकतंत्र का मतलब नहीं है। और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है जहाँ पे सबके न्यूनतम आवास हो, काम का अधिकार हो, शिक्षा की सुविधाएं हो। ये डेमोक्रेसी का वास्तविक मतलब है, जहाँ आम जनता का वास्तविक उत्थान हो। इसलिए अब देखो दोस्तों, चुनाव करा लेना एक अलग बात है, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा देना यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है। तो निदेशक तत्व के आर्टिकल 38 में यह आधार दिखता है। अनुच्छेद 38 में 39BC में भी आधार दिखता है, और जो हमने बाकायदा 38 में दिखता है, 38 में। और इतना ही नहीं, देखो 38 में लिखा गया है, मैं फिर आपको याद दिला दूं कि राज्य प्रयास करेगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण न होने पाए, राज्य उत्पादन पर नियंत्रण करेगा जिससे समुदाय की भलाई हो पाए। ये बाकायदा निदेशक तत्व में लिखा गया है। और समाजवाद का मतलब आप सामान्य भाषा में समझो, समानता लागू करना, विषमता खत्म कर देना। लेकिन कैसी बोलता, आर्थिक विषमता, लेकिन कैसे? चुनाव के द्वारा। दोस्तों हमारे यहाँ तमंचे पर डिस्को नहीं होगा, यानी समाजवाद लाया जाएगा बैलेट से, बुलेट से नहीं। तो आप कहोगे सर ये कैसे होगा, समाजवाद कैसे बैलेट से आ जाएगा, चुनाव समाजवाद आ जाएगा? कैसी बात कर रहे हो, चुनाव समाजवाद आ जाएगा दोस्तों, कैसे? और हमारे यहाँ तो ऐसे आ रहा है, देखो अरे गरीबी हट गई, मतलब गरीबी धीरे धीरे हट ही रही है दोस्तों, सामाजिक न्याय कार्यक्रम चल रहे हैं। और कैसे जिम्मेदारी हट गई, भूमि सुधार हुआ, कैसे? क्योंकि पहले जब देखो लोकतंत्र में क्या होता है, वो सरकार बनाएगा जिसका बहुमत समर्थन करे, और समाज में बहुमत कौन है? गरीब है, गरीबी लोग तो बहुमत में है। तो भैया जब चुनाव कराया जाएगा तो वो गरीबों की सरकार बनती है हमेशा। तो जो सरकार, आप देखो सरकार में जो बैठे लोग हैं, किसका ध्यान सबसे ज्यादा देते हैं? गरीबों का। इसलिए उनके पक्ष में सारे निर्णय होते हैं, तो धीरे धीरे समानता अपने आप बनती जाएगी। लेकिन समाजवाद का असर ये नहीं दोस्तों कि जो संपत्तिशाली उनकी संपत्ति छीन लेना, अमीरों को गरीब बना देना, ये समाजवाद नहीं है, बल्कि गरीबों को अमीर बना देना ये समाजवाद है। तो ये भी रखा गया, समाजवाद का आधार रखा गया। और हकीकत की बात तो ये है, निदेशक तत्व में तो हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय शांति का भी प्रावधान कर दिया गया। कमाल की बात है दोस्तों। अभी आप देखो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, आर्टिकल 51, यानी जरा सोचिए, देखो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिख दिया कि भैया अंतरराष्ट्रीय शांति हम मानेंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठनों को महत्व दिया जाएगा, विवादों को शांतिपूर्ण रूप में हल किया जाएगा। और अभी
समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक में शामिल थे और उस एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया वो यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान करो, और अमेरिका के भी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मोदी जी ही शांति करवा सकते हैं, मोदी जी ही पुतिन को समझा सकते हैं। हम कोई बात नहीं समझाएंगे। और ये हमारे संविधान निर्माता ही बात कह रहे थे कि भाई विवादों का कैसे समाधान होना चाहिए, शांतिपूर्ण। इसलिए दोस्तों देखो G20 का लोगो हमने क्या लगाया है, वसुधैव कुटुंबकम। यानी हम चाहते हैं पूरी दुनिया एक गांव के रूप में रहे, पूरी दुनिया में शांति हो, लफड़ा ना हो, मच ना हो, तो रोज रोज ही पंगा हो रहा है, रोज झगड़े हो रहे हैं। और विवादों के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व आगे किया जाए, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विवाद हल करें। इसलिए निदेशक तो बड़ी बारीक बातें करते हैं, यानी समाजवाद के भी रास्ते हैं, कल्याणकारी राज्य को बताते हैं, राज्य की पॉलिसी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और उदारवाद, समाजवाद, गांधीवाद सभी का सामंजस्य है। लेकिन अब आप पूछोगे सर ये बताओ फिर निदेशक तत्व तो मूल अधिकार में क्या अंतर है, विवाद क्यों पैदा हुआ? तो जरा दूसरा मुद्दा भी देख लें दोस्तों कि निदेशक तत्व तो मूल अधिकार में झगड़ा क्यों पैदा हुआ। क्योंकि संविधान निर्माता तो नहीं मानते थे झगड़ा होगा। संविधान निर्माताओं के लिए तो निदेशक तत्व तो मूल अधिकार का ही विस्तार था। अब आखिर में ऐसा क्या हो गया कि निदेशक तत्व और मूल अधिकार में लफड़ा हुआ? तो यहाँ पे जरा देखो, अब हम देखें कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच संबंध। तो पहला दोस्तों देखो, पहला अगर मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच संबंध में देखना है तो जरा देखिए, कई बार तो ऐसा लगता है थोड़ा विरोध लगता है, कई बार पूरकता है, और हकीकत की बात है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निदेशक मूल अधिकार का मतलब दाहिना हाथ, निदेशक तत्व का मतलब बाहिना हाथ, बायां हाथ। आपसे पूछा जाए आपकी दोनों आंखों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, दोनों आंखों का समान महत्व है। लेकिन अगर हम देखें कि निदेशक तत्व मूल अधिकार में क्या फर्क है दोस्तों, तो आपको याद दिला दूं मैं। देखो मूल अधिकार नकारात्मक स्वभाव के हैं, मूल अधिकार नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है कि राज्य आजादी न छीने, यानी ये राज्य को प्रतिबंधित करते हैं। ये नकारात्मक इसलिए है क्योंकि ये राज्य को रोक रहे हैं, राज्य को प्रतिबंधित कर रहे हैं। अब राज्य को रोक रहे हैं, प्रतिबंधित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि राज्य किसी के जीवन, किसी निजता न छीने, रोको राज्य को। राज्य को रोका ना कि आधार कार्ड को अनिवार्य न करे, इसलिए मूल अधिकार नकारात्मक कहलाते हैं। जबकि निदेशक तत्व राज्य को कुछ करने का आदेश देते हैं, इसे सकारात्मक है। ये राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं। करने का निर्देश देते हैं। ये कहते हैं भैया राज्य को शिक्षा दो, स्वास्थ्य की सुविधा दो। ये कहते हैं राज्य की सीमा तय कर दो, राज्य निजता में हस्तक्षेप न करे, राज्य आजादी को बाधित न करे। ये कहते हैं शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। इसे निदेशक तत्व कुछ करने का निर्देश देते हैं। शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, मुफ्त में गेहूं दो, चावल दो, सब दो। दूसरी बात, नकारात्मक ये निदेशक तत्व आप तो हमने पहले बता दिया वाद योग्य है। इसका मतलब है इनका उल्लंघन करना नामुमकिन है। ये क्या है? अवाद योग्य है। ये तो अंतर बड़ा स्पष्ट हो जाता है। और मूल अधिकार, आप याद रखो, मूल अधिकार सामान्यतः व्यक्ति को दिए गए हैं। जब हमारे यहाँ कई अधिकार ऐसे समूह को है, लेकिन सामान्य विशेषता अगर हम देखें तो मूल अधिकार क्या करते हैं? ये नागरिक अधिकार है। आप कहोगे सर विदेशी को नहीं है, विदेशियों को भी है दोस्त, लेकिन मूलतः तो मूल अधिकार नागरिकों के लिए है। क्योंकि विदेशियों का अधिकार कौन से है? जीवन का अधिकार है,
धर्म का अधिकार है। मूल अधिकार का फंडामेंटल तो आर्टिकल 19 जो नागरिकों को है, लेकिन दोस्तों आप जानते हो बोलने का अधिकार दे दिया, 19 दे दिया गया, 19 दे दिया गया, पढ़े लिखे है ही नहीं। तो ये इसलिए ये दोस्तों निदेशक तत्व क्या है? सामाजिक आर्थिक अधिकार है। ये सामाजिक आर्थिक अधिकार है। यानी क्या करते हैं? शिक्षा, चाहे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब सामाजिक आर्थिक अधिकार है। क्योंकि पता चला कि लोगों ने कहा बोलो, अगर पढ़े लिखे तब तो बोलो। भोजन, बेरोजगारी है और व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं। इसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मूल अधिकार क्या बनाते हैं? मूल अधिकार बताते हैं कि राज्य के कार्य को प्रतिबंधित करते हैं, इसे नकारात्मक है। मूल अधिकार क्या बताते हैं कि राज्य का दायरा सीमित होनी चाहिए, लेकिन ये तो कहते हैं कि राज्य सामाजिक आर्थिक अधिकार देगा, इसलिए ये सकारात्मक हो जाते हैं। और आप जानते हो कि मूल अधिकार, जो मूल अधिकार खास तौर पर है, मूल अधिकार कहीं न कहीं आपातकाल में निलंबित भी हो जाते हैं, लेकिन निदेशक तत्व जब तक सरकार लागू न करे ये निलंबित ही हैं। और इसीलिए ये क्या करते हैं? ये राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, जबकि निदेशक तत्व राज्य के द्वारा मिलते हैं। तो राज्य के द्वारा प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है। राज्य के विरुद्ध हम न्यायालय में जाते हैं तभी मिलते हैं। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इन्हें देना राज्य का दायित्व है। ये तो राज्य की विधि और नीतियों के द्वारा लागू होते हैं। के द्वारा लागू होते हैं। तो इसलिए दोनों में अंतर है। लेकिन हकीकत की बात है दोस्तों, दोनों पूरक क्यों है? क्योंकि अभी आप देखोगे दोनों पूरक क्यों है? क्योंकि बिना सामाजिक आर्थिक अधिकार के बोलेंगे कहाँ? इस तरह सोच के देखो, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या दिखा? चीन केवल इनकी बात करता है। चीन में देखोगे समाजवादी देश केवल सामाजिक आर्थिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना जबरदस्त काम किया है। अरे दोस्तों, जब आप मूल अधिकार की तरफ आते हो तो उदारवादी सिद्धांत की तरफ जाते हो। इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या जबरदस्त सेटिंग की है। एक तरफ उदारवादी है, दूसरी तरफ समाजवादी है। और दोस्तों सोवियत संघ में यही हुआ, चीन में यही हुआ। अच्छी सड़कें बना दी, शिक्षा दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया। अब इतना सब देकर कोई कहे भैया फेसबुक में मत लिखना, व्हाट्सएप मत चलाना, तो हम कहेंगे भैया अपना रोटी कपड़ा मकान ले जाओ। अरे दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान के लिए जीना, ये तो पशु भी जी लेते हैं। केवल हम भौतिक, केवल पेट के लिए जी रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों आजादी का बड़ा महत्व है। अरे आजादी का महत्व है तभी तो हमारे यहाँ पठान जैसी फिल्म बनी, अफगानिस्तान ईरान में कहाँ बनेगी? तो इसलिए दोस्तों बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या जबरदस्त बैलेंस किया है। यानी केवल अधिकार रख दिया जाए, निदेशक तत्व रखा जाए तो वंचित लोगों का ध्यान नहीं रखेगा, फिर तो सर्वाइवल फिटेस्ट हो जाएगा, शक्तिशाली लोगों का इंटरेस्ट रख लिया जाएगा। और केवल निदेशक तत्व अधिकार न हो तो आप याद रखो, समाज बिल्कुल दकियानूसी बन जाएगा, राज्य की शक्ति बढ़ जाएगी। चीन में आप देख रहे हो, कभी भी कोई व्यवसायी गायब कर दिया जाता है, छात्र बोल नहीं सकते। इसे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संविधान निर्माताओं ने कहा सामाजिक न्याय के नाम पर बोलने का अधिकार खत्म नहीं होगा, बल्कि दोनों साथ साथ चलेंगे। इसलिए दोनों तो पूरक है। फिर आपका कोई झगड़ा कैसे उत्पन्न हो गया? अब विवाद थोड़ा हुआ, मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच विवाद हुआ, लेकिन वो भी कहानी अतीत की बन गई। आज तो विवाद नहीं है, आज तो विवाद नहीं है, क्योंकि अब जरा देश विवाद देख ही ले। आप कहेंगे विवाद कैसे हो गया सर? तो देखो दोस्तों, मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच विवाद कहाँ पैदा हुआ, झगड़ा कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो झगड़ा उत्पन्न ऐसे हुआ कि आपको फिर याद दिला दे मूल अधिकार। अब चूंकि आप जानते हो मूल अधिकार वाद योग्य है,
इसलिए कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय चला जाएगा। तो पहला जो झगड़ा हुआ वो बाकायदा हुआ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 को लेकर। ये पहला झगड़ा हुआ, क्योंकि आप देखोगे झगड़ा कहां हुआ, आपको याद होगा चंपकम दोरईराजन केस। फिर हम रिपीट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, चीज रिपीट होती है, इसलिए हमने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, सारे सवाल का आपका मैं समाधान कर दूंगा। पहले बेसिक बात देख लो कि झगड़ा हुआ कहां से। तो झगड़ा हुआ था मूल अधिकार में। ये मामला है निदेशक तत्व में, अनुच्छेद 46 लिखा हुआ है। अब अनुच्छेद 46 है, निदेशक तत्व का पार्ट है। अब निदेशक तत्व को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए मद्रास सरकार ने आरक्षण दे दिया था, आपको याद होगा। और मद्रास सरकार ने जैसे आरक्षण दिया, पता चला कि व्यक्ति ने कहा ना ना भाई, ये तो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन है। अब चूंकि उच्चतम न्यायालय को तो मूल अधिकारी हो जाना पड़ेगा, वाद योग्य है, इसीलिए चंपकम दोरईराजन वाद में पहली बार मूल अधिकार निदेशक तत्व का झगड़ा हुआ और उसमें उच्चतम न्यायालय ने मद्रास सरकार के आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया। और ये झगड़ा आपको याद होगा, यहां से विवाद शुरू हुआ। दूसरा विवाद कहां शुरू हुआ, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को लेकर मूल अधिकार में था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, आर्टिकल 31 1 और 2, जबकि निदेशक तत्व में है अनुच्छेद 39 BC। इन दो मुद्दों को लेकर मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच झगड़ा हुआ। और आपको याद होगा, ये सारी बात मैं बता चुका हूं। अब इन दोनों मुद्दों को लेकर ये हुआ। अब मूल अधिकार में कहा गया कि भैया, फिर न्यायालय जब निदेशक तत्व को अनुच्छेद 39 BC को लागू करने के लिए सरकार ने कहा हम जिम्मेदारी खत्म करेंगे, भूमि सुधार करेंगे। लेकिन भूमि सुधार की बात जैसी आई तो फिर मूल अधिकारों के आधार पर उन्हें चुनौती दे दी गई, फिर ये मामला फंसा। इसलिए आप देखोगे निदेशक तत्व को ही लागू करने के लिए, इन्हीं विवादों को समाप्त करने के लिए कितने संविधान संशोधन किए गए। निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए, और अगर मुझे याद है इन दोनों बातों को आपको याद होगा, दोनों बात मैं पहले बता चुका हूं, दोनों बातें मैं पहले बता चुका हूं। क्योंकि निदेश 46 में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित वर्गों की शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। तो शिक्षक हितों का ध्यान रखा जाएगा, तो भी आरक्षण दिया गया, मूल अधिकार से टकरा गया। लेकिन इस टकराहट को बचाने के लिए, निदेशक तत्व को लागू करने के लिए राज्य ने अपना कमर कसा। इसलिए दोस्तों, अनुच्छेद उन संपत्ति का अधिकार हटना पड़ गया निदेशक तत्वों को लागू कराने के कारण। तो आप देख लो कौन महत्वपूर्ण है। नहीं तो आलोचक क्या कह रहे थे, अरे निदेशक तत्व बेकार है, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा। अरे नेहरू, गांधी, ये सब पुण्य आत्मा ही थे। तो लोग बेकार की बात खारिज कर दो, किसी काम का नहीं है। कुछ लोगों का एक चुनावी घोषणा पत्र है, कुछ लोगों ने गांधी बाबा को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है। क्योंकि सवाल ये है कि भैया, जब मूल अधिकार संविधान में है और बाध्यकारी नहीं है, कोई इसको लागू कराने के लिए न्यायालय जा नहीं सकता, तो यार ये क्या मतलब है। इस आधार पर लोग आलोचना करते थे। लेकिन वो आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि निदेशक तत्व को लागू करने के लिए दोस्तों देखो सरकार ने क्या कदम उठाया। पहला संविधान संशोधन आपको याद होगा, कल भी मैंने बताया था, अब कई बार बता दिया। पहला संविधान संशोधन किया गया, निदेशक तत्व को लागू करने के लिए चौथा संविधान संशोधन किया गया। अगर आपको याद होगा, इस 17वां चौथा संविधान संशोधन, फिर 17वां 25वां 17वां 25वां 42वां 44वां 73वां 74 86। जरा देखो दोस्तों, कितने संविधान संशोधन हमने निदेशक तत्व को लागू करने के लिए कर दिया। और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी तो समझो कि अगर कमजोर वर्गों के आरक्षण की बात, ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन उसी में आ गया। 102वां संविधान संशोधन।
तो अब देख लो, क्या निरीक्षक तत्व को लागू करने के लिए हमने कितने संविधान संशोधन कर डाले। इसीलिए आप देखेंगे कि न्यायपालिका का भी अप्रोच बदला। जब चंपकम दोरईराजन केस में न्यायपालिका ने कह दिया मूल अधिकार हावी है, तो इसके लिए संविधान संशोधन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा केस जहां पर निदेशक तत्व को प्राथमिक बनाया गया, एकमात्र ऐसा केस था जहां पर निदेशक तत्व को प्राथमिक न्यायालय ने कह दिया, निदेशक तत्व को एक ऐसा केस जहां पर निदेशक तत्व को प्राथमिक न्यायपालिका ने कहा, प्राथमिक कहा, तो वो था केशवानंद भारतीवाद। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो, केशव भारतीवाद कितना अलग अलग हम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, आधारभूत ढांचे में फिर आएंगे, लेकिन दोस्तों आज रखो, केशवानंद भारतीवाद ने ये बात स्वीकार कर ली कि आर्टिकल 39 BC को लागू करने के लिए केशवानंद भारतीवाद ने क्या कहा था, अनुच्छेद 39 BC को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों। यानी केशवानंद भारतीवाद ने निदेशक तत्व को प्राथमिक माना। अगर आपको याद होगा, गोलकनाथ केस ने फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिक कह दिया था, केशवानंद भारतीवाद ने ऐसा नहीं कहा। मैं फिर बता रहा हूं, केशवानंद भारतीवाद का मामला आधारभूत ढांचे का अलग है, लेकिन जब निदेशक तत्व की बात आती है, निदेशक तत्व में बाकायदा केशवानंद भारतीवाद ने कहा कि निदेशक तत्व के 39 BC को लागू करने के लिए मूल अधिकार के इन प्रावधान का उल्लंघन किया जा सकता है, ये बाकायदा न्यायपालिका ने कहा। तो आप जानते थे कि इंदिरा गांधी ने कहा ना ना, मैं तो सारे निदेशक तत्व को प्राथमिक बना दूंगी। इसलिए इंदिरा गांधी तो और संविधान संशोधन लेकर आने के मूड में थी। अच्छा दोस्तों, ये सब बातें हैं तो हमने 25वां तो आपको बता रखा है, 42वां अभी आपको बता देंगे, 44वां, 73वां, 74वां पंचायती राज में आगे आएगा, 86वां जहां पे शिक्षा का अधिकार दिया गया, बताया था मैंने। तो कहीं की सारी फैक्ट भी आ जाएंगे। इसलिए दिखता है निदेशक तत्व का महत्व कितना ज्यादा है, और सरकार ने कभी इसमें लापरवाही नहीं की, इसको तो लागू किया। और इतना ही नहीं, केशवानंद भारतीवाद ने इसे स्वीकार कर लिया। तब आप जानते हो इंदिरा गांधी थोड़ा और आगे बढ़ गई। इंदिरा गांधी ने कहा कि 39 BC को लागू करने के लिए 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगी। अब वो 42वां संविधान संशोधन लेकर आ गई, क्योंकि अब जानते हो इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कई निदेशक तत्व को जोड़ दिया, जैसे आर्टिकल 39A निःशुल्क वैधानिक शिक्षा, निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार। तो आप जानते हो कि इंदिरा गांधी बिल्कुल ये बताना चाहती थी वो समाजवादी है, इसलिए इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन से निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार जोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी, फिर जोड़ दिया आर्टिकल 43A, और फिर कहा पर्यावरणीय संरक्षण, फिर जोड़ दिया आर्टिकल 48A। तो दोस्तों देखो, इंदिरा गांधी ने कैसे निदेशक तत्व को और बढ़ा दिया, कितने संशोधन कर दिए। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A इंदिरा गांधी की देन थी। तो 42वें संविधान संशोधन से निदेशक तत्व और आगे बढ़ गया।
तो इंदिरा गांधी ने कहा देखो भाई मैं समाजवादी हूँ। तो वो समय आपातकाल का था, 1976 का था। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई मैं समाजवादी हूँ, देखो हम तो आपातकाल थोड़ी लगाना चाहते हैं। यानी अब निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 14 में तो कहा गया विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अरे भाई जब न्यायालय पहुंच ही नहीं पाएंगे तो क्या मिलेगा। अब यहाँ का कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी, यानी रिलायंस हो कोई भी कंपनी हो, कर्मचारी भी बाकायदा बताएगा कि क्या उत्पादन हो, कैसे कंपनी चले। ये नहीं कि खाली 2-4 ऑफिसर तय कर लेंगे। ये समाजवादी, ये सब समाजवादी सिद्धांत है। हाँ, पर्यावरण की रक्षा समाजवादी नहीं है कि पर्यावरण का मामला ना उदारवादी है ना समाजवादी, पर्यावरण का मामला अलग ही है। तो देखो यहाँ तो इंदिरा गांधी ने बाकायदा काम किया। और इंदिरा गांधी ने दूसरी बात कह दी, इंदिरा गांधी ने दूसरी बात ये कह दिया कि अब अनुच्छेद 39(b)(c) को लागू करने के लिए सभी मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। ये थोड़ा मामला गड़बड़ था। सभी मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको याद दिलाते हैं 25वें संविधान संशोधन से जिसकी सुनवाई केशवानंद भारतीवाद ने की थी, 25वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 31C जोड़ा गया। बात ध्यान सुनने के, 25वें से आर्टिकल 31C, क्योंकि पहले संविधान संशोधन 31A और B। तो अब 25वें संविधान संशोधन से जब ये बात जोड़ गई, केशवानंद भारतीवाद ने कहा ठीक है आप मूल अधिकार को हटा लीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा ना, क्योंकि 25वें संविधान संशोधन में कहा गया कि आर्टिकल 39(b)(c) को लागू करने के लिए 3 फंडामेंटल इश्यू हटेंगे। आपको बात याद है, केशवानंद भारतीवाद ने 25वें संविधान संशोधन की में यहां सुनवाई की थी, जिससे जोड़ा गया था आर्टिकल 31C। तो उन्होंने कहा कि 39(b)(c) को लागू करने के लिए 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। न्यायपालिका ने चलो कर लो। इंदिरा गांधी ने कहा ना और भी उल्लंघन करूंगे। अब यहां हो गया 39(b)(c) को लागू करने के लिए सभी मूल अधिकार का उल्लंघन। अब इसे न्यायपालिका बिगड़ गई। न्यायपालिका ने क्या समझ रखा है मैडम? अरे मैडम ने कहा तुम लोग क्या करोगे, मैं समाजवादी बनना चाहती हूँ। लेकिन न्यायपालिका ने मना कर ना 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 ये बात नहीं चलेगी। और इसीलिए दोस्तों अंतिम जो निर्णय आया, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आया। और मिनर्वा मिल्स बाद में कहा गया कि 39(b) और (c) अनुच्छेद 14, 19 और 31 से प्राथमिक है। बात ध्यान में से सुनो दोस्तों, यानी मिनर्वा मिल्स केस ने फिर से केशवानंद भारती कंडीशन को बहाल कर दिया। मिनर्वा मिल्स ने कहा सभी नहीं केवल 3, सभी नहीं केवल 3, यानी 25वें संविधान संशोधन की स्थिति को बहाल कर दिया। और मिनर्वा मिल्स केस ने कहा 39(b)(c) 3 मूल अधिकारों से प्राथमिक है। यहाँ क्या सभी नहीं 3 केवल। और अन्य मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच अन्य मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व के बीच संबंध सामंजस्यपूर्ण होगा। यानी ये मत कहो कौन बड़ा है कौन छोटा है, सामंजस्य, हारमोनी। इसलिए दोस्तों हारमोनी, जैसे हारमोनी का मतलब है हारमोनियम की एक एक प्लेट अलग अलग आवाज बनाते हैं, लेकिन सामूहिक रूप में एक आवाज निकलती है। इसलिए यही आज तक माना जाता है। इसे कभी भी आपको सवाल पूछा जाए कि मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच संबंध क्या है, तो आप कह दो सामंजस्यपूर्ण है। लेकिन 39(b)(c), 14, 19 और 31 से प्राथमिक है, सभी नहीं। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के इस भाग को मिनर्वा मिल्स केस में न्यायालय ने रद्द कर दिया, लेकिन ये भाग बने रहे।
क्योंकि ये किसी का उल्लंघन तो करते नहीं थे, क्योंकि ये मूल अधिकार के खिलाफ तो थे नहीं। और दोस्तों आज कहानी तो ये है कि अभी तो आप देखोगे कि जैसे जैसे जीवन के अधिकार की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने की है, अब लग रहा है कि मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच में तो गैप ही नहीं रहा। अब जरा सोच के देखो, अब अनुच्छेद 21 को लाओ यहाँ पे। अरे अनुच्छेद 21 में न्यायालय ने कह दिया जीवन का अधिकार में शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब न्यायालय को मिला कहाँ से?